अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हम छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक नंबर 10 इंसानी पेशे का सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं और छठी के उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासियात और सोशियोलॉजी के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। और 11th स्टैंडर्ड के लिए मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग का क्लास खोला है जिसे एक्सलेंट क्लासेस के नाम से आप जान सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन हो तो उन्हें इससे इस्तेफादा करने के लिए कहिए। ये नीट प्रिपरेशन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक नंबर 10 इंसानी पेशे। तो यहाँ पर देखिए अलिफ में मुनासिब मुतबादल का इंतखाब कीजिए और बे में है वजह बताइए। तो बस ये दो ही यहाँ पर सवाल जवाब दिए गए हैं और सरगर्मी है। लेकिन मैं इस सबक के हिसाब से कई एक्स्ट्रा मालूमात जो अंदर छोटे मोटे पूछे गए हैं मैं सभी पूछूंगी आपको। तो यहाँ पर अलिफ में है दरसी किताब का सवाल के मुनासिब मुतबादल का इंतखाब कीजिए। सवाल है कि डैश ये मुलाजिमत सलासी पेशे में शुमार होती है। ये मुलाजिमत सलासी पेशे में शुमार होती है। तो है बस कंडक्टर। अलिफ का सवाल जवाब सही है। तो सवाल दूसरा, मुंतके हारा में अमूमन डैश पेशा पाया जाता है। तो ये अलिफ का जवाब सही है, इब्तिदाई। तीसरा है अजमल की दादी पापड़ अचार बेचती हैं। ये कौन सा पेशा है? तो ये है सलासी पेशा। जीम का जवाब सही। बे में है दरसी किताब का सवाल की वजह बताइए। पहला है कि पेशे की नोयत इंसान की आमदनी तय करती है। दूसरा सवाल है इब्तिदाई पेशों की मुमालिक तरक्की पजीर और सलासी पेशे वाले मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं। तीसरा है रबी पेशे हर जगह दिखाई नहीं देते। तो ये तीनों सवाल के जवाब हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब का पहला पॉइंट है कि आमतौर पर इब्तिदाई पेशे में सबसे कम मखसूस मुहारत की जरूरत होती है, मसलन लकड़ी तोड़ना। इस वजह से इब्तिदाई पेशे से जुड़े हुए अफराद को निस्बतन कम आमदनी हासिल होती है। दूसरा है इसके बरक्स रबई पेशे में सबसे ज्यादा मखसूस मुहारत की जरूरत होती है, मसलन तहकीक, तब्बी खिदमत। इस वजह से रुबई पेशे में जुड़े अफराद को निस्बतन ज्यादा आमदनी हासिल होती है। इस तरह पेशे की नोयत इंसान की आमदनी तय करती है। दूसरा सवाल है कि इब्तिदाई पेशों के मुमालिक तरक्की पजीर और सलासी पेशे वाले मुल्कों तरक्की याफ्ता होते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि इब्तिदाई पेशों से निस्बतन कम पैदावार हासिल होती है। इस वजह से इब्तिदाई पेशों वाले मुमालिक की कौमी आमदनी निस्बतन कम होती है। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट की सलासी पेशों से निस्बतन ज्यादा पैदावार यानी अशिया हासिल होती है। इस वजह से सलासी पेशों वाले मुमालिक की कौमी आमदनी निस्बतन ज्यादा होती है। इसलिए इब्तिदाई पेशों की मुमालिक तरक्की पजीर और सलासी पेशों वाले मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं। तीसरा सवाल है कि रुबई पेशे हर जगह दिखाई नहीं देते। तो जवाब का पहला पॉइंट है रुबई पेशे की खिदमत आम नोयत की नहीं होती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि रुबई पेशों में सिर्फ मखसूस मुहारत वाले अफरादी खिदमत फराम करते हैं। इसी वजह से रुबई पेशे हर जगह दिखाई नहीं देते। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि नाम लिखिए। पहला है चंद इब्तिदाई पेशे। चंद इब्तिदाई पेशों में जर्रात है, माहीगिरी है, गल्ला पानी वगैरह है। दूसरा है चंद सानवी पेशे। चंद शानवी पेशे में दूध से मुख्तलिफ अशिया तैयार करना, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़े बनाना वगैरह। तीसरा है चंद सलासी पेशे। नकल हमल की खिदमत, डाक की खिदमत, माल व असबाब को चढ़ाना उतारना, अशिया की फरोख्त, औजारों को धार लगाना, पुलिस की खिदमत वगैरह जो है वो चंद सलासी पेशे में आता है। चौथा है रुबई पेशे। खिदमत, तब्बई खिदमत यानी डॉक्टर वगैरह, इमारत का नक्शा यानी कि बिल्डिंग वगैरह घरों को बनाना, मशीनों की जांच और देखभाल और अशिया की मोयार की जांच करना, तहकीक करना, तदरीस यानी पढ़ाई के टीचर्स वगैरह,
और यहाँ पर है जवाबी पर्चे जांचना वगैरह, ये सारे काम जो है रुबई पेशे में आते हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारे पास, हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल है कि किन पेशों को इब्तिदाई पेशे कहते हैं, तो जवाब है कुदरत पर मुनहसर पेशों को इब्तिदाई पेशे कहते हैं। दूसरा है किन पेशों को सानवी पेशे कहते हैं, जवाब है इब्तिदाई पेशों से हासिल होने वाली पैदावार यानी खाम माल पर केमियाई अमल करके पक्का माल तैयार करने वाले पेशों को सानवी पेशे कहते हैं। तीसरा सवाल है किन पेशों को सलासी पेशे कहते हैं, तो जवाब है अमूमन इब्तिदाई पेशों और सानवी पेशों की जुज़वी नोयत की मदद करने वाले पेशों को सलासी पेशे कहते हैं। चौथा भी सवाल है हमारे पास, किन पेशों को रुबई पेशे कहते हैं, तो जवाब है कि मखसूस मुहारत रखने वाले अफराद की मखसूस खिदमात पेशों को रुबई पेशे कहते हैं। पांचवा सवाल है कि तरक्की पजीर मुल्कों में किस पेशे में नफरी कुव्वत का तनासुब सबसे ज्यादा होता है, जवाब है कि तरक्की पजीर मुल्कों में इब्तिदाई पेशे में नफरी कुव्वत का तनासुब सबसे ज्यादा होता है। छठा सवाल है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में किस पेशे में नफरी कुव्वत का तनासुब सबसे ज्यादा होता है, तो जवाब है तरक्की याफ्ता मुल्कों में इब्तिदा सलासी पेशे में नफरी कुव्वत का तनासुब सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है कि इब्तिदाई पेशों की अहम खुसूसियात लिखिए, तो जवाब है इब्तिदाई पेशों की अहम खुसूसियात हस्बे झेल है। पहला है कि इब्तिदाई पेशे कुदरत पर मुनहसर होते हैं। दूसरा है इब्तिदाई पेशों की पैदावार सानवी पेशों में खाम माल की हैसियत से कारआमद होती है। दूसरा सवाल है सानवी पेशों की अहम खुसूसियात लिखिए, जवाब है सानवी पेशों की अहम खुसूसियात हस्बे झेल है। पहला पॉइंट है कि सानवी पेशों में इब्तिदाई पेशे से हासिल होने वाली अशिया पर केमियाई अमल किया जाता है। दूसरा है पॉइंट, सानवी पेशों में खाम माल को पक्के माल में तब्दील करने की सन्नत होती है। तीसरा है पॉइंट, सानवी पेशों में असल शय की हैयत बदल जाती है और उसका मयार बढ़ जाता है। तीसरा सवाल है रुबई पेशों की अहम खुसूसियात लिखिए, तो जवाब है कि रुबई पेशों की अहम खुसूसियात हस्बे झेल है। पहला है कि सलासी पेशों की तरह आम खिदमत की तरह रुबई पेशों में आम नोयत की खिदमत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है रुबई पेशे में खिदमत अंजाम देने के लिए मखसूस मुहारत की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट है रुबई पेशों में मखसूस मुहारत, अहलियत या तरबियत वाले अफराद की खिदमत अंजाम देते हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 64 पर दी हुई शक्ल 10.3, ये जो शक्ल यहाँ पे दी हुई है इसके बारे में है कि इसका मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है कि किस मुल्क में इंसानी आबादी इब्तिदाई पेशों से ज्यादा जुड़ी हुई है, तो वो है बांग्लादेश। आप यहाँ पर देखिए तनासुब भी यहाँ पे जो परसेंटेज दिखा रहा है, तो यहाँ पे नफरी कुव्वत का जो फीसद है उसको समझ के देखिए कि इब्तिदाई पेशे, सानवी पेशे और सलासी पेशों में किस तरह से बांग्लादेश के बारे में बता रहा है। दूसरा है किस मुल्क में सानवी पेशे में ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो है तुर्की, यहाँ पे तुर्की की बात हो रही है। तीसरा है यहाँ पे किस मुल्क में सलासी पेशों से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो मुत्तहिदा अरब इमारात है, यहाँ पर है ये वो। अब यहाँ पे चौथा सवाल है कि तमाम पेशों में लोगों की तकरीबन एक जैसी तादाद वाला मुल्क कौन सा है, तो वो तुर्की है। ये तुर्की में ये तीनों तरह के पेशे वाले लोग बराबर से मिलते हैं। पांचवा है कि मज़कूरा मुल्कों में तरक्की याफ्ता से तरक्की पजीर मुल्क की तरतीबी फहरिस्त बनाइए, तो यहाँ पर है पहला मुत्तहिदा अरब इमारात, दूसरा है तुर्की, तीसरा है बांग्लादेश। अब यहाँ पे आजादाना जवाब वाला सवालात है। पहला है कि बड़े होकर आप किस पेशे से जुड़ना पसंद करेंगे, तो जवाब है कि बड़े होकर मुझे सलासी या रुबई पेशों से जुड़ना पसंद होगा। दूसरा है जुबानी आजमाइश, तो दर्जे झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। तो आइए गौर करें, सिफा नंबर ये 62 पर है ये वाला सवाल, मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ आपको। पहला है हम अगर बीमार पड़ जाए तो हमारा इलाज कौन करता है, तो पता है हमें डॉक्टर इलाज करते हैं। दूसरा है हमारे इम्तिहान के पर्चे कौन जांचता है, टीचर्स जानते हैं। तीसरा है इमारत का खाका यानी डिजाइन कौन बनाता है, आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं। चौथा है मशीन साजी, देखभाल और उसे दुरुस्त मरम्मत कौन करता है, इंजीनियर वगैरह जो है वो ये सब काम कर लेते हैं।
अब जुबानी काम है यहाँ बच्चों आपके लिए। अपने इतराफ की किसी अहम सनद की मालूमात हासिल कीजिए और जमात में अपने दोस्तों सहेलियों को से वो मालूमात बताइए और ग्रुप में बहस कीजिए, यानी ग्रुप डिस्कशन करना है। अमली मुजाहिरा है यहाँ पर कि आइए अमल करके देखते हैं। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 62 पर है। दरसी किताब सिफा नंबर 62 पर 10.2 में शक्कर बनाने की सन्नत से मुतालिक तस्वीरों का गौर से मुशाहिदा कीजिए। इसी तरह दिगर पेशों की जंजीर आपके जहन में आती हो तो उन पर गौर कीजिए और उनके जहन में आने वाले पेशे की तस्वीरें दरसी किताब की शक्ल की तरह कोरे कागज पर बनाइए। आपकी बनाई हुई तस्वीरों में इब्तिदाई से रुबी पेशे तक दर्जे बंदी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10.2 की शक्ल है शक्कर का, किस तरह से ये पूरा कंप्लीट काम होता है। तो यहाँ पर पहले गन्ने उगाए गए हैं, उसे काटा गया है, उसे देखिए यहाँ ट्रैक्टर में भरकर कंपनी तक पहुंचाया गया। अब कंपनी की यहाँ मशीनों का कामकाज चल रहा है, जांच हो रही है। फिर उसके बाद गन्ने के रस पर अमल किया जा रहा है, यानी गन्ने के रस को यहाँ पे पिरोया जा रहा है और शक्कर की पैदावार और उसकी जांच हो रही है। यहाँ पर इस तस्वीर में क्या हो रहा है कि शक्कर के बोरों को हमल नकल यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। और आखिरी तस्वीर में क्या है कि शक्कर की फरोख्त यानी उसे शक्कर को बेचा जा रहा है। तो किस तरह से उगाने से बेचने तक का यहाँ तस्वीर बनाई गई है। इसी तरह से वो कह रहा है आपको सवाल में कि आपके जहन में अगर कोई इसी तरह का कामकाज है तो उसे भी आप तस्वीर से ड्राइंग से बना के समझा सकते हैं और उस पर आप कुछ लिख भी सकते हैं। अब अगला है यहाँ पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा मालूमात में है कि हमारे पेशों पर कुदरत के कौन से अच्छे असरात मुरत्तब होते होंगे। तो यहाँ पर पेशे जो हम करते हैं उस पे जो कुदरती काम होते हैं वो किस तरह से हमारे पर मतलब उस पे होते हैं, तो इसका गौर करने को कह रहा है कि इसके लिए दर्जे से लुकात को सामने रख लीजिए, जमात में इन पर बहस कीजिए और इन पर अपनी ब्याज में 2 पैराग्राफ आपको लिखना भी है। पहला है बारिश ही नहीं हुई यानी कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। दूसरा तूफान आया। तीसरा जलजला आया। चौथा गैर मौसमी बारिश हुई। पांचवा अच्छी बारिश हुई। और छठा है बारिश खूब हुई और सैलाब आ गया। सातवां है अचानक आतिशफिशा फट पड़ा। और आठवां है सुनामी आ गई। सुनामी भी पानी का ही एक कहर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पेशों पर कुदरत के कौन से अच्छे असरात मुरत्तब होते होंगे। तो यही है कि अच्छी जो बारिश हो रही है यही जो है अच्छे असरात से इसे मुखातिब किया जा सकता है। बाकी सबके ऊपर आपको क्या करना है, 2-2 पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए 40 रुपए फी लीटर दूध मिलता है अगर, लेकिन दही जो है 60 रुपए और पनीर 200 रुपए फी किलो, यानी हर किलो की बात हो रही है। तो ये सब दूध ही से बनते हैं लेकिन इनकी कीमतों में इतना फर्क क्यों होता है। तो यही सवाल यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ तस्वीर भी दी गई है कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, फिर यहाँ पे ये बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने सरपरस्त या उस्ताद या आसपास के किसी फरोशिंदा यानी फरोख्त करने वाला बेचने वाली दुकान से तफसीली गुफ्तगू करके इस सवाल का जवाब हासिल कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि दूध का देखिए यहाँ पे कीमत बताया गया है 40 रुपए फी लीटर, यानी जब वो पानी के इसमें होता है तब वो लीटर कहलाता है ना। तो यहाँ पर 40 रुपए उसका यहाँ पे भाव दे रहा है। और अगर उसको दही जमाया गया तो 60 रुपया क्यों कहा गया, क्योंकि दही जमाने के लिए दूध को हमें बॉईल करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। अच्छे से पकने के बाद क्या होता है, हमें इंतजार करना पड़ता है कि वो ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो कि हम अपनी उंगली अच्छे से उसमें डाल सके। और जब ऐसा ठंडा हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं और उसको अपने हाथ से मसल कर दही के बीचों बीच में डाल के उंगली से घुमा देते हैं। तो इस तरह से दही को जमाया जाता है। तो दही क्यों महंगा हो गया यहाँ पर, 40 से 60 रुपए इसकी कीमत क्यों हो गई, क्योंकि इसे उबालने में जो गैस हमारा यानी जो हमने गैस का इस्तेमाल किया उसकी कीमत यहाँ लगा के इसका रेट बढ़ गया है। दूसरा पनीर यहाँ पे 200 रुपए फी किलो है, क्यों ऐसा है, इतना महंगा क्यों हो गया। तो भाई देखिए यहाँ पे रेट है दूध का 40 रुपया और यहाँ पर पनीर का है 200 रुपए किलो, काफी ज्यादा फर्क है ना, 5-4 गुना ज्यादा फर्क है। तो इसलिए ऐसा है कि जब दूध को हम 1 लीटर अगर दूध फाड़ेंगे तो हमें पनीर उसमें कितना मिलता है, मुश्किल से पाव किलो मिलेगा, 250 ग्राम पनीर मिलेगा हमें। तो बताइए 200 अभी 1 किलो होने के लिए हमें कितना दूध फाड़ना पड़ेगा, तो हमें 4 लीटर दूध फाड़ना पड़ेगा। अगर 40 रुपए कीमत से अगर 4 लीटर दूध का भाव अगर जोड़ा जाए
तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 यानी 160 रुपए की कीमत का दूध लेकर उसे फाड़ कर और उसका जो पानी वाला हिस्सा फेंक दिया जाता है और जो हार्ड वाला हिस्सा होता है कड़क वाला, वो क्या किया जाता है, उसको तौला जाता है। तो वो 1 किलो अगर उसमें होता है तो वो डायरेक्ट तो नहीं आपको मिल गया, क्योंकि आपको क्या करना पड़ा, 4 लीटर दूध को उबालना पड़ा। तो आपने उसके पीछे क्या किया, गैस का इस्तेमाल किया, यानी चूल्हे का कोई हीट देने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया, तो उसकी कीमत भी यहाँ जोड़ी जाएगी ना। वो यूं तो आपको डायरेक्ट नहीं मिल गया दूध के अंदर से पनीर। तो ये तरीके की वजह से ये इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। और आज के जमाने में अगर मैं आपको दूध का रेट बताऊं तो कोई भी दूध 40 रुपए लीटर नहीं आता है। कम से कम 50 रुपए लीटर का दूध ही जो है वो पनीर के लायक होता है, पनीर जिसमें निकले। तो 50 रुपए की कीमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 लीटर अगर दूध हम फाड़ते हैं तो वो यूं ही 200 रुपया हो गया, है ना। तो ये अगर ये बढ़ गया है तो पनीर का रेट भी आज के डेट में बढ़ा हुआ ही है। तो ये समझ लीजिए कि दूध को इतना फाड़ना पड़ता है कि 1 लीटर में 250 ग्राम हमें पनीर मिलता है, यानी 1 किलो पनीर हमें मिलेगा 4 लीटर दूध फाड़ने पर। तो आज के दूध के रेट को देख लीजिए, और फिर पनीर का रेट इसीलिए बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि इसमें दूध ज्यादा से ज्यादा लग जाता है। तो ये सारे जो तरीके हैं, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि दही की कीमत क्यों बढ़ी और पनीर की कीमत क्यों बढ़ी और दूध की कीमत इतनी कम क्यों है। तो बच्चों, आपको इससे मेरे बताने के तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सरगर्मी है आपके लिए कि अपने कर्ब और ज्वार यानी आपके आसपास में पाए जाने वाले सानवी, पेशे, कारखाने वगैरह का दौरा कीजिए और दर्ज झेल नुकात की मालूमात हासिल करके उनका इंदराज कीजिए। उसके क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट करना है। पहला पॉइंट है कि पेशे का नाम क्या है। तो मान लीजिए अभी ये गन्ने का हमने सब देखा, तो गन्ने का ही पेशा समझ लीजिए और उसका नाम बता दीजिए कि गन्ने का पेशा। दूसरा है कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है, गन्ना खाम माल होता है। खाम माल कहाँ से दस्तयाब होता है, तो खेतों से। कौन सी अशिया तैयार होती है, तो इससे शक्कर तैयार होती है। फिर इस अशिया को कहाँ फरोख्त किया जाता है, तो दुकानों पे, बड़े बड़े मॉल्स में सेल किया जाता है। फिर सलासी पेशों को कहाँ का इस्तेमाल किया होता है। तो ये बच्चों मैंने तो ओरली आपको बता दिए, लेकिन आपको इसको अपने नोटबुक में इंदराज करना है, ये आपको अपने ओन से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ये तस्वीर मैं आपको एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर तलबा के जरिए अंजाम दी गई एक सरगर्मी का ये नमूना है। तो ये क्या है, पत्थरों की मालूमात है। ये पत्थर है चुनखड़ी, ये पत्थर है फर्शी पत्थर, ये पत्थर है ग्रेनाइट, ये काले पत्थर है, ये वाला गोल पत्थर है, ये वाला मोरम पत्थर है, ये कड़प्पा है, ये खुरदुरा सा पत्थर है, और यहाँ पर जो है नीला पत्थर है, ये रेत का पत्थर है, ये काला पत्थर है, और ये सुरनी माइल कुलोरा पत्थर है। तो इस तरह से आपको मालूमात के लिए यहाँ देखिए गुलाबी पत्थर भी है और सफेद पत्थर भी है। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात मैं आपको दे रही हूँ। तो बच्चों, अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दिया करें, इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। शेयर करिए अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम मेरे चैनल से बताए हुए बहुत आसानी से वो घर बैठे कर सकते हैं और कामयाबी अच्छे से हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट्स है आपके जहन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, ये छठी जमात का ज्योग्राफिया का आखिरी सबक था। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सबक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।